हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का VBI क्वेश्चन। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ इस टॉपिक से मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, इसलिए टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। अगर एग्जाम में आप जा रहे हो, 1 तारीख को एग्जाम है आपका, तो आप चाहते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए पूरा टॉपिक देख के जाना होगा, क्योंकि आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि 35 में 35 आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो जाए, तो उसके लिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा, एक भी छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझ रहे ना। आप लोग पूरा टॉपिक देख के जाइए। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बायोगैस में होता है, क्या होता है बायोगैस में होता है। पहला है CO2, H2, CH4 सभी। जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है सभी। मतलब क्या, CO2 भी होता है, H2 भी होता है, CH4 भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है सभी। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गोबर गैस प्लांट में निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो पहला है नाइट्रीफाइंग जीवाणु, अगला है अमोनीफाइंग जीवाणु, मेथेनोजन सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है मेथेनोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेथेनोजन। मेथेनोजन के बारे में एक और बता दूं कि ये कहाँ मिलता है, मेथेनोजन्स कहाँ मिलते हैं। तो आप लोग पशु देखे हो ना, पशु गाय हो गई, भैंस हो गई, तो पशु के रूमेन में, जिसको प्रथम आमाशय भी बोलते हैं, तो पशु के रूमेन में क्या मिलता है मेथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, पशु जब घास वास खाती है तो उसमें होता है क्या चीज़, सेलुलोज, और सेलुलोज का पाचन होता है और अपशिष्ट पदार्थ जैसे ही निकलते हैं जैसे गोबर, तो उसी में मीथेन निकलता है। और इसी मीथेन की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं गोबर गैस, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोबर गैस। तो बस इसको याद रखना है कि कहाँ मिलता है, तो मिलता है पशु के रूमेन में, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नीलहरी शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, ईख है। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। अगर धान दिया होता तो धान लगाते हैं। एक बात और याद रख लेंगे कि नीलहरी शैवाल में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल। तो कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ए क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हैं, ये नीलहरी शैवाल 100 पोषी होते हैं, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किसकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। यहाँ पे दिया BOD। तो पहले BOD का फुल फॉर्म जान लीजिए कि BOD का क्या होता है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब पहले मैं बता दूं, देखो जब वाहित मल होता है ना, घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, जिसमें वाहित मल, तो वाहित मल का जब क्या किया जाता है उपचार कराया जाता है। क्या कराया जाता है बाबू, उपचार कराया जाता है। तो उपचार कराने के बदौलत, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें उपचार क्यों कराया जाता है, क्योंकि वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं या कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और इसी कार्बनिक पदार्थ के कारण जल कैसा होता है, प्रदूषित होता है। तो देखिए, जब तक अगर कार्बनिक पदार्थ रहेंगे, क्या रहेंगे, जब तक कार्बनिक पदार्थ रहेंगे तब तक BOD की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब प्रदूषण भी क्या रहेगा, ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, ये रिलेशन याद कर लीजिएगा कि अगर किसी वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा, तो उस समय BOD भी क्या होगा, ज़्यादा, तो प्रदूषण भी उसमें क्या होगा, ज़्यादा। और ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर कम हो जाए तो BOD की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन खपत, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ, CO2 निकास। तो ऑक्सीजन खपत पे ही डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन का खपत कम होने लगे, उसमें जो उर्वरक रहते हैं जैसे में जीवाणु और क्या, कवक, वाहित मल में ये रहते हैं, और यह ऑक्सीजन को लेते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ले के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, और कार्बनिक पदार्थ तोड़ने के पश्चात इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और समूह बन जाता है, जिसको उणवक भी बोलते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, उणवक। ध्यान रख लीजिएगा। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करते हैं कौन,
कवक और जीवाणु ये तभी करते हैं जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वाहित मल में बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, अपने खाद्य पदार्थ को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे टूटने के पश्चात ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलता है। उसी तरह ये जीवाणु और कवक कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं तो उससे निकलता है ऊर्जा, और ये लगातार अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि। और जैसे ही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घट जाएगी तो उस समय ये ऑक्सीजन का डिमांड कम कर देंगे। तो वही ऑक्सीजन खपत पे सारा क्या करता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया, एक बात और यहाँ से, साइनोबैक्टीरिया मतलब होता है नीलहरित शैवाल। अभी पढ़े ना आप लोग, एग्जाम में पूछ देगा कि नीलहरित का नाम दूसरा क्या है, तो नीलहरित शैवाल का दूसरा नाम ही क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो निम्न में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया है, पहला दिया है एनाबीना, नॉस्टॉक, आसिलेटोरिया और सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। याद रख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, आसिटेलोरिया और सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल में, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। जब पादप अगर कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है तो बनाता है माइकोराइजा। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहीं से एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ। अगर कवक शैवाल के साथ संबंध बना ले, किसके साथ, शैवाल के साथ, तो इसको बनाता है लाइकेन। क्या बनाता है, लाइकेन। बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या बनाता है, लाइकेन। भूलना नहीं, अगर कवक शैवाल के साथ संबंध बनाए तो लाइकेन बनाता है। यहाँ पे दिया गया है कवक पादप के साथ बनाया है तो है माइकोराइजा। बिल्कुल नहीं भूलना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगला है, किसके जीनस से बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, राइबोजियम, ग्लोमस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या है, ग्लोमस। बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जीवाणु मृदा में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, दोनों इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। यह दोनों ही जीवाणु मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स शब्द को किसने दी। तो पहले जानिए एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, जीवाणु के वृद्धि को रोकता है। जीवाणु के वृद्धि को क्या करेगा, मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। यह क्या करता है, मारता है। ध्यान से रखिएगा, यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या खत्म करता है। तो इस शब्द को कौन दिया था, पहला ऑप्शन है वाक्समैन, अलेक्जेंडर, डार्विन, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है वाक्समैन। वाक्समैन जो है एंटीबायोटिक शब्द को क्या किए थे, दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन से हैं, पहला स्ट्रेप्टोकोकस, पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सासिन, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है पेनिसिलिन। बिल्कुल नहीं भूलना है। और कुछ मैं बता दूं, अभी बताता हूं, पहले इसको अगले क्वेश्चन को बताने के पश्चात। एंटीबायोटिक्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डार्विन, पाश्चर, सभी। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल नहीं भूला है, कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक बात सुनिए, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोफिलस कोकस पर, स्ट्रेप्टोफिलोफिलस कोकस पर, ठीक है। और इस पे काम करने के पश्चात 2 प्लेट लिए थे। कितने प्लेट लिए थे, 2 प्लेट लिए थे। और प्लेट लेने के पश्चात सुनिएगा, पहला प्लेट में उसकी संख्या बढ़ रहा था और दूसरा प्लेट में उसकी संख्या क्या हो रहा था, वृद्धि रुक रहा था। मतलब उसमें कुछ मोल्ड उत्पन्न हो रहे थे। क्या उत्पन्न हो रहा था, मोल्ड। और इस मोल्ड उत्पन्न करने के कारण उसमें जो भी स्ट्रेप्टोफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने देखा कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसमें एक एंटीबायोटिक्स उत्पन्न हो रही थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। तो यही पेनिसिलिन का सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खोज किया। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से एंटीबायोटिक्स का खोज किया, पेनिसिलिन।
और ये पेनिसिलिन कब 1928 में खोजे थे? कब खोजे थे भाई? 1928 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं, एक और बात ध्यान रखते हैं कि देखिए फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जो है एंटीबायोटिक्स का तो खोज कर दिए, लेकिन दो और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हार्वर्ड फ्लोरे और एक थे अर्नेस्ट चैन। ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या बोला कि पेनिसिलिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स है। बस इन्होंने, दोनों वैज्ञानिक ने एक ही बात बोला कि पेनिसिलिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स है। इन दोनों ने बात बोला और उसके ये थे फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। तीनों को प्राइज मिल गया नोबेल पुरस्कार 1945 ईस्वी में। और जब ये बना दिए थे ना एंटीबायोटिक्स, तो अमेरिकी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो जितने भी अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे तो उनके इलाज के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का क्या किया गया था? ये उपयोग किया गया था। भूलना नहीं है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन में बताइए सब के सब इम्पोर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन पे, पेनिसिलियन नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है क्या चीज़? तो याद रखना है पेनिसिलिन, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पहला सिट्रिक अम्ल किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखना है एस्परजिलस नाइगर। और ये भी याद रख लेना है कि एस्परजिलस नाइगर एक प्रकार के क्या हैं? कवक है। एक प्रकार के क्या हैं? कवक। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एसिटिक अम्ल पूछ देगा किससे प्राप्त होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से। अब पूछ देगा कि एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है? तो जीवाणु है। ये भी नहीं भूलना है। अगला ब्यूटिक अम्ल किससे उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालियम से। ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, भूलना नहीं है। अगला अगर पूछ दे कि लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टोबैसिलस से। बिल्कुल याद रखना है, ये भी जीवाणु है। और एथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से। और ये एक प्रकार का ईस्ट है, बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो दिखाई दे रहा है ना, ये लैक्टिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ये लैक्टोबैसिलस जिसका उपयोग किस में करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं दूध से दही बनाने में। दूध से क्या बनाने में? दही बनाने में। ध्यान से सुनिएगा, दूध से दही बनाने में किसका उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला सुनिए एक और बात कि दूध से दही बन जाता है तो दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा कि दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की दही में बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। और ये विटामिन B12 क्या करता है? पेट की बीमारी को दूर करता है। पेट की बीमारी को क्या करता है? दूर करता है। पेट की अम्लता को दूर करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ यहाँ से। आप रोज़ डेली अगर 1 कटोरी दही खाते हो ना, तो किसी भी पेट की बीमारी आपको नहीं होगी। तो नहीं होगी, पेट का कोई भी बीमारी नहीं होगा। क्या खाते हैं डेली? तो दही। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे कि विटामिन B12 दही की मात्रा में क्या हो जाएगा? दही में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सारे जितने भी बताए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें दी है एस्टेनिन, जो कि एक प्रकार का क्या है? जैव सक्रिय क्या है? अणु है। क्या है? एक प्रकार का जैव सक्रिय अणु है जिसका नाम है एस्टेनिन। ये किससे बनता है? उत्पादन किससे होता है? तो मोनास्कस परप्यूरियम से, जो एक प्रकार का क्या है? ईस्ट है। और ये क्या करता है? रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? एस्टेनिन। ये बिल्कुल नहीं भूलना। एग्जाम में पूछा गया है कि एस्टेनिन का काम क्या है? तो एस्टेनिन का काम है कि रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो उसको कम करता है। तो इसके उत्पादन किसका उससे होता है? तो मोनास्कस परप्यूरियम से, जो कि एक प्रकार का क्या है? ईस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, याद रख लीजिएगा। अगला है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका उत्पादन किससे होता है? तो ट्राइकोडर्मा पालोस्पेरोन, जो कि एक प्रकार का क्या है? कवक है। इसका उपयोग अंध प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में होता है। साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग ये किससे उत्पन्न हो रहा है? एक प्रकार का क्या है? ये कवक। और उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है सब का सब। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो देखिए इसका उपयोग हम लोग रोगियों के रक्त वाहिकाओं से
थक्का हटाने में यानी थक्का स्फोटन में इसका उपयोग होता है। किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज का, बिल्कुल नहीं भूलना है। निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये भी दोनों पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस एंजाइम के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ और साफ होता है। आप लोग देखते हो ना, बोतल वाला जो भी रस आता है वो कैसा होता है? बिल्कुल स्वच्छ और साफ होता है। किसके कारण? पहला है प्रोटीएज, पैक्टिनेज, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। याद रखिए, मतलब पैक्टिनेज भी और प्रोटीएज भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई के कपड़ों में धब्बे को हटाने में किया जाता है? प्रोटीएज है, पैक्टिनेज है, लाइपेज है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है लाइपेज। बिल्कुल नहीं भूलना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन, कौन किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किया जाता है? विस्की है, रम है, ब्रांडी है, सभी, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन बिना आसवन के द्वारा बनता है? वाइन, बियर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हैं, बियर भी है और वाइन भी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, ब्रेड बनाने में किस ईस्ट का प्रयोग होता है? सैकेरोमाइसिस सेरेविस्टी। आप लोगों ने ब्रेड में देखा होगा कि छिद्र छिद्र मिलता है ना, तो किसके कारण? तो उसमें से जो भी आटा लेते हैं तो उसमें से जब उसका क्या किया जाता है, डो बनाया जाता है, डो मतलब आटा साना जाता है, तो उससे गैस निकलती है जिसका नाम है CO2, और CO2 गैस निकलने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? छिद्र छिद्र होता है। अगला, दक्षिण भारत में कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय कौन है? टोडी है, इसका ऑप्शन और बता ही दिया। अगला, आप लोगों ने स्विस चीज का नाम सुना है? तो स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, किसके कारण? प्रोपिओनी बैक्टीरियम सार्मेनाई जो होता है उसमें जैसे ही डाला जाता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2, और CO2 गैस निकलने के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। बड़ी ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रित कौन करता है? तो बीटी मैंने क्या है? बैसिलस thuringiensis, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन मैं बता दूं, बैसिलस thuringiensis स्रावित प्रोटीन कौन है? ट्यूबुलिन है, इंसुलिन है, क्राई प्रोटीन, इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर क्राई प्रोटीन। कौन सा? क्राई प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद नहीं है कौन सा? बैसिलस thuringiensis। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नीलहरी शैवाल में अभी बता के आया था चावल। अगला क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं? तो नीलहरी शैवाल। कौन करते हैं? नीलहरित शैवाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस गैर फल की जड़ के पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, फ्रांसिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिया, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कौन? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जैविक खाद। कौन है? जैविक खाद, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरक शक्ति को परिभाषित करने वाला समूह कौन सा है? माइक्रोबोब्स है, जैविक खाद है, ईट्स है, जैविक कीटनाशक, तो इसका राइट आंसर होगा जैविक खाद। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जीवाणु, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइबोजियम, एजोबैक्टर, स्ट्रेप्टोफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। किसका है? राइट आंसर राइजोबियम। अगला क्या है, निम्न से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिए राइजोबियम। फ्रांसिया है एक, क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है जैव उर्वरक है। ये कवक मूल वाला पहले ही हम लोग पढ़ के आए हैं, ध्यान से देखिए। कवक मूल जिसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं, कवक मूल मतलब क्या होता है? माइकोराइजा। तियक शैवाल के ये कवक जो हैं पौधों के जड़ों के साथ क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं, वही है कवक मूल, जिसको हम लोग माइकोराइजा भी बोलते हैं। अभी पढ़ के हम लोग आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ? एनाबीना के साथ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ,
ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ। अगला, पानी में ई कोलाई की उच्च क्षमता क्या है? तो वाहित मल प्रदूषण को क्या करता है, बताता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग बताए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इसको कवर करके ही जाएंगे एग्जाम में, ताकि आप लोग अच्छा करेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।